प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मरुद्रा अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज और आज हम साधारण ब्याज की एक नई कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से समझते हुए चलना, हर एक पॉइंट को सीखने की कोशिश करना। सारी चीज़ हम समझते चलेंगे, पूरे बेसिक से समझाऊंगा। बेसिक से ट्रिक के की जो बेसिक से कॉन्सेप्ट की बातें हम समझते चलेंगे और हमारे पास में एक ट्रिक बन जाएगी जिसे करेंगे। आज की जो कॉन्सेप्ट है वो है साधारण ब्याज के ऊपर इफेक्ट। अब जब प्रिंसिपल में चेंज हो जाए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हो जाए, जब टाइम में चेंज हो जाए, तब एसआई में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बड़े ध्यान से आप लोग सब, और ठीक है। तो आज की बातें हम करें तो आज हम सीखने वाले हैं, जब मूलधन और ब्याज की दर समान रहे, जब मूलधन और समय समान रहे, जब ब्याज की दर और समय समान रहे, तो एसआई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी बातें हम समझने वाले हैं। तो हर एक चीज को समझने की कोशिश करना, हर छोटे छोटे पॉइंट्स को सीखने की कोशिश करना। मैं आपको हर एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। चलते हैं कॉन्सेप्ट को सीखने की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। देखो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे पास में प्रिंसिपल है, कोई भी प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, एसआई की बात करें, सही है, तो हमारे पास एसआई क्या हो जाएगा। आप ये कहोगे सर एसआई का जो होगा वो होगा पी इंटू आर इंटू टी बटा में 100, ये एसआई हो। ठीक है, अब मैं आपको ये कह रहा हूँ प्रिंसिपल को वैसे के वैसे ही रख दीजिए, रेट को भी वैसे के वैसे ही रख दीजिए, टाइम को चेंज कर, टाइम चेंज कर दूं, टाइम प्लस ए कर देता हूँ, टाइम को चेंज कर दूं तो टाइम प्लस ए कर दूं, तो मुझे इतना बताओ नया जो एसआई होगा, इससे जो एसआई बनेगा, इससे हमारा एसआई का क्या होगा। आप ये कहोगे सर एसआई बनेगा वो क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी प्लस ए बन जाएगा, यही बनेगा और बटा में क्या आएगा 100। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इन दोनों से मुझे करना है तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे, इससे P इंटू आर इंटू टी बटा में अनुपात P इंटू आर इंटू टी प्लस ए बटा में 100, इनका रेशियो बनाए। देखो 100 से 100 कट गया, P और R से ये कट गया, हमारे पास में T, इनका जो रेशियो आएगा, SI का जो रेशियो आएगा, SI का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, T अनुपात T प्लस E। क्या अनुपात आएगा, T अनुपात T प्लस E। का मतलब हमें ये समझ में आया कि जब हमारे पास ये बात समझ में आई, जब प्रिंसिपल प्रिंसिपल और रेट समान हो, रेट समान हो, तो SI सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम, सीधा अनुपात होगा किससे, टाइम से। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई, सर हम जब हमारे पास में प्रिंसिपल समान रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में समान रहे, ये आर है, जैसे कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट समान रहे, टाइम में बदलाव कर दिया जाए, तब हमारे पास में जो एसआई में बदलाव होगा वो किसकी वजह से होगा, तो आप कहोगे सर टाइम की वजह से बदलाव हो जाएगा। किस वजह से बदलाव हो जाएगा, तो आप ये कह दोगे सर टाइम की वजह से। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश, ध्यान से समझ। मैंने ये कहा प्रिंसिपल है कितना, 5,000 रुपए, टाइम है कितना, तो आप कहोगे सर 3 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, 4% पर एनम, 4% पर एनम है। अगर मैं आपको ये कहूं कि प्रिंसिपल, तो इसी प्रिंसिपल को समान रहे, यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास समान रहे, टाइम को बदल दिया जाए, टाइम 3 की जगह 4 वर्ष हो जाए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट समान रहे, वही 4% पर एनम, 4%
पर एनम हो जाए, तो इससे जो एसआई बनेगा, इससे जो एसआई बनेगा और इससे जो एसआई बनेगा क्या होगा? तो आप मुझे इतना बताओ, हम ये कह सकते हैं कि सर इसका एसआई होगा 5,000 रुपए का 3 वर्ष की दर से 4% रेज़ टू इसका भी 5,000 और यहाँ पे 4%। सही है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि 4% से 4% कैंसिल, इस 5,000 से ये 5,000 कैंसिल, तो एसआई 1 और एसआई 2 का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 3 अनुपात होगा प्यारे बच्चों, 3 अनुपात 4 होगा। तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ गई। जब हमारे पास में प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इक्वल रह जाए, तो जो समय में का रेशियो होगा वही उनके साधारण ब्याजों का रेशियो। एक और एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो बड़े ध्यान से समझो। मैंने कहा प्रिंसिपल है हमारे पास में 6,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6% पर एनम, टाइम है वो है 3 वर्ष। फिर मैंने ये कहा प्रिंसिपल वापस 6 का 6,000 रख लीजिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतनी ही रख लीजिए 6% पर एनम। टाइम को चेंज कर दीजिए, टाइम को कर दीजिए 4 वर्ष या 6 वर्ष कर दीजिए, इतना कर दीजिए 6। इससे जो एसआई आएगा SI1 और इससे जो SI आएगा SI2 का रेशियो क्या होगा? तो आप ये कह दोगे सर SI होगा 6,000 इंटू 6% इंटू 3 का होगा 6,000 इंटू 6% इंटू ये होगा 6,000 और 6% से 6,000 और 6% कट गया, इनका रेशियो क्या आएगा? 3:6। वही तो रेशियो आया जो हमारे पास में समय का रेशियो है 3:6। क्या बात क्लियरली समझ में आ गई होगी? हमने एक बात समझ ली, हमने एक नोट समझ लिया कि जब जब प्रिंसिपल और रेट समान हो तो एसआई में समय की वजह से परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। अगर हमारा समय बढ़ जाएगा तो हमारे पास में एसआई भी बढ़ेगा, अगर समय कम हो जाए तो हमारा एसआई भी कम हो जाएगा। एक और एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, हमारे पास मैंने कहा प्रिंसिपल है हमारे पास में 2,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 2.5% पर एनम, टाइम है हमारे पास में यहाँ पे 6 वर्ष। फिर मैंने ये कहा प्रिंसिपल वो का वही रख दीजिए 2,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही रख दीजिए 2.5% पर एनम और टाइम है उसे चेंज कर दीजिए, उसे रख दीजिए आप 2 वर्ष, ना कर दीजिए 2 वर्ष। आप यहाँ से अगर मैं इसके एसआई से निकालने की कोशिश एसआई और यहाँ के एसआई का तुलनात्मक अध्ययन करूं तो क्या कहूंगा? तो ये 2,000 इंटू 2.5% इंटू 6 अनुपात ये क्या होगा? 2,000 2.5% और यहाँ पे क्या होगा? 2 वर्ष। सही है। मैं अगर आपको कहूँ 2,000 और 2,000 और 2.5% कट गया, ये क्या आया? 6। क्या हम कह सकते हैं कि 3:1 आ जाएगा? कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? तो आप ये कह दोगे बात 1 आ जाएगा। क्लियरली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, हमें एक बात क्लियरली समझ में आ गई, सर दर और प्रिंसिपल हमारे पास में समान रहे तो जो समय का रेशियो होगा वही उनके का रेशियो। ठीक है, अगला जो पॉइंट है उसको अगला पॉइंट अब की बार मैं क्या कर देता हूँ, समय को कांस्टेंट रख देता हूँ, प्रिंसिपल को कांस्टेंट। देखो ये कहा, अगला एग्जांपल समझो, ये कहा प्रिंसिपल हमारे पास में है और आया, मैंने कहा प्रिंसिपल 3,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% पर एनम और टाइम है वो है 3 वर्ष। मैंने ये कहा प्रिंसिपल वो का वही रहने दो, प्रिंसिपल 3,000 रुपए रहने दो, रेट को चेंज कर दो। अब की बार रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4 की जगह हम कर देते हैं 7%। ठीक है, और यहाँ टाइम की जगह हम करें, हमारे पास में टाइम वो का वही रख दीजिए। ठीक है,
यहाँ से जो एसआई बनेगा वो, और यहाँ से जो एसआई बनेगा वो, उसका रेशियो निकाल, SI1 और SI का रेशियो निकालते हैं। ये बताओ SI का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बटा R को। ये कह सकते हैं कि हमारे पास में ये कितना आया, तो आप कहोगे 4 रुपए, और 4% यहाँ पे है 3, और यहाँ पे हम बात करें, कहेंगे सर 3000 रुपए है, 7% है, और यहाँ पे टाइम है 3। 3 से 3 कैंसिल, 3000 से 3000 कैंसिल, तो एस इसका SI1 अनुपात SI2 का जो रेशियो आया वो कितना आया? 4:7। क्या गया प्यारे बच्चों? 4:7 आ गया। तो हमें एक बात क्लियर हो गई, जब प्रिंसिपल प्रिंसिपल और प्रिंसिपल और टाइम समान हो, टाइम समान हो, तो SI सीधा अनुपात होगा किसके? रेट ऑफ, SI किसका सीधा अनुपाती होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट के। तो हमारे पास में अगर SI बढ़े, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो SI भी बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगी तो SI कम हो जाएगा। ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ समझने की कोशिश करते हैं। अब की बार मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को, टाइम को कांस्टेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को और टाइम को कांस्टेंट कर देता हूँ। मैंने ये कहा प्रिंसिपल है वो है 8,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 4% पर एनम, टाइम है वो कितना है? 3। अब प्रिंसिपल मैंने चेंज कर दिया, प्रिंसिपल 10,000 कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रह गई 4% पर एनम, टाइम भी वही रख दिया 3 वर्ष, 3 वर्ष हो गया। अगर हम ये कहें कि यहाँ से SI क्या आएगा? SI1, और यहाँ से SI क्या आएगा? SI, यहाँ से SI आएगा 8,000 इंटू 4% इंटू अनुपात 10,000 इंटू 4% इंटू, देखो 4% और 3 वर्ष से ये कट गया, तो अब ये क्या हो जाएगा? तो आपको होगी 8,000 अनुपात, अगर इसे काटे तो 3 जीरो से 3 कट गया, 4 2 से कट जाएगा 4 बार, और 2 से 5 बार। टाइम का जो रेशियो आएगा, सॉरी प्रिंसिपल का जो रेशियो आएगा, वही उनके अनुपात में SI का रेशियो आ गया। हम ये समझ चुके हैं यहाँ पे, जब कर और समय समान हो, कर और समय समान हो, समान हो, तो SI डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके? आप ये कह दो कि प्रिंसिपल के होगा। अगर प्रिंसिपल बढ़ रहा है तो SI भी बढ़ जाएगा, प्रिंसिपल घट रहा है तो SI भी घट जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आई? प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या समझा कि एक को कांस्टेंट, किसी दो को कांस्टेंट रखा, तो दो को कांस्टेंट रखने पर जो SI में बदलाव आएगा वो तीसरी की वजह से आए। जरूरी थोड़ी ना है कि दो कांस्टेंट रहे, एक भी तो कांस्टेंट रह सकता है, उसको भी समझते हैं। ध्यान से समझो और सीखने की कोशिश करो। एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाऊं। मैंने कहा प्रिंसिपल है हमारे पास में 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह 4% पर एनम, ठीक है, टाइम हमारे पास में 2 वर्ष। मैंने प्रिंसिपल को कांस्टेंट रख दिया, प्रिंसिपल वो का वही रख दिया 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% की जगह 5% पर एनम कर दी, और जो टाइम है वह 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष। अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ से SI क्या आएगा? SI1, और यहाँ से SI क्या आएगा? SI2। आप ये कहोगे सर यहाँ से SI आएगा 5,000 इंटू 4% इंटू 2, यहाँ से आएगा 5,000 इंटू 5%, यही आएगा। आप ये कहोगे सर 5,000 से 5,000 कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आया? 8, और इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 15। तो जितना बताओ SI का रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 8:15 आ जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जब
प्रिंसिपल समान रहे तो जो एसआई है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई टाइम। समय और रेट ऑफ इंटरेस्ट के सीधे अनुपाती पे होगा। अगर समय और रेट ऑफ इंटरेस्ट के गुणनफल, दोनों के गुणनफल के सीधे अनुपाती होगा, ये बढ़ेंगे तो एसआई भी बढ़ जाएगा और ये घटेंगे तो ये एसआई भी घट जाएगा। हमें एक बात समझ में आई, सर हमारे पास तीन चीजें हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल और टाइम है। अगर मैं दो को कांस्टेंट रख दूं तो किसी तीसरे की वजह से एसआई पे प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं किसी एक को कांस्टेंट रख दूं कांस्टेंट रख दूं तो दो के गुणनफल की वजह से वहां पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो कैसे, अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, अब की बार प्रिंसिपल कांस्टेंट रखा है, अब की बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट रख देते हैं। प्रिंसिपल है वो कितनी है, कह दोगे सिर्फ 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% पर एनम, सही है। और मैंने कहा कि टाइम है वह है 5 वर्ष, ठीक है। अब की बार प्रिंसिपल चेंज कर दे, प्रिंसिपल कर दिया 6,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही कर दी 4% पर एनम, और टाइम को भी चेंज कर दिया, क्या कर दिया, 3 वर्ष कर, क्या कर दिए भाई, 3 वर्ष। तो यहाँ से ऐसा ही आएगा वो, और यहाँ से जो ऐसा ही आएगा उनका रेशियो आएगा, तो आप कहोगे सर 5,000 इंटू 4% इंटू 5 वर्ष, अनुपात ये आएगा 6,000 इंटू 4% इंटू, देखो 4% से 4% कट गया, दोनों के गुणनफल से यानी कि 25,000, और इन दोनों के गुणनफल से 18,000, यही उनके एसआई का क्या आएगा, रेशियो आएगा। काट सकते हैं तो काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 25:18 हो जाएगी। एसआई, एक एसआई और दूसरे एसआई का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 25:18 हो जाएगा। तो आप मुझे इतना बताओ, जब हमारे पास में दो चीजें, किसी एक को कांस्टेंट रखने पर तो हमारे पास दो के मल्टीपल से हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जब जब हमारे पास में जब रेट और टाइम को कांस्टेंट कर दूं, कांस्टेंट रहे, तो ऐसा ही होगा। देखो एक को ही तो कांस्टेंट रख रहे हैं, तो अगर मैं आपको कहूं रेट कांस्टेंट रहे, क्या रहे, रेट कांस्टेंट रह जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, समान हो, तो हमारे पास में जो एसआई होगा, एसआई सीधा अनुपाती होगा, वो प्रिंसिपल और टाइम की होगा, सही है। और जब हमारे पास में टाइम कांस्टेंट रहे, टाइम कांस्टेंट रहे, टाइम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो आप मुझे इतना बताओ, जो एसआई होगा वो सीधा अनुपाती होगा किसके, तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल और रेट ऑफ ही तो होगा। तो आपको प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी कि जब दो चीजों को कांस्टेंट रहे तो तीसरी के तो अनुपात में रहेगा एसआई, और अगर हमारे पास में कोई एक कांस्टेंट रहे तो दो के गुणनफल के अनुपात में रहेगा एसआई। अरे बच्चों, अब हम इनके सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवालों को हम बेसिक से करेंगे, बेसिक से करने के बाद में हम इस कैसे करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको समझाता चलूंगा। देखो हमारा सवाल है, कोई धनराशि 5% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई, 10 वर्ष बाद में साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। देखो हमारे पास में कोई धनराशि थी, प्रिंसिपल है, उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितनी है, 8% पर एनम है, टाइम है कितना है, 10। एक कंडीशन तो ये दे दी, कंडीशन नंबर फर्स्ट तो ये दे दी, ये हुई कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन सेकंड ये दे दी कि प्रिंसिपल तो वो का वही है, प्रिंसिपल तो क्या है, वो का वही है, और इसने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक बार तो 8% दे दी, और एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे दी, 5%, और टाइम कितना दे दिया, 10। सही है। अब ये कंडीशन नंबर सेकंड है, कंडीशन नंबर सेकंड है ये, ठीक है।
अगर मैं आपको पूछूं कि एसआई का रेशियो क्या आएगा, तो समझने की कोशिश करना बड़े ध्यान से। अगर मैं आपको पहली कंडीशन की बात करूं, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, इसका नाम बदल। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है और ये कंडीशन नंबर सेकंड है, अगर मैं आपको कहूं कि एसआई फर्स्ट क्या होगा और एसआई सेकंड क्या होगा, इनके बीच में रेशियो, आप मुझे बताओ। कंडीशन फर्स्ट से तो एसआई फर्स्ट आ जाएगा, कंडीशन सेकंड से सेकंड आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल इन 5% इंटू टाइम कितना है 10 वर्ष, और एसआई सेकंड के लिए प्रिंसिपल का वही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम कितना है 10। सही है, मुझे इतना बताओ, प्रिंसिपल और टाइम क्या कांस्टेंट है, तो दोनों से दोनों कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो ऐसा अनुपात क्या होगा, 5 अनुपात क्या होगा प्यारे बच्चों, 5:8 होगा। अभी कह रहा है साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, अनुपात 5:8। ये तो था कंप्लीट डिटेल। अब इसके बाद में हम बात करें ट्रिक क्या होगी। हमें ये पता है कि क्या क्या समान है, तो आप ये कहोगे सर प्रिंसिपल है वो समान है, टाइम है वो समान। प्रिंसिपल और टाइम क्या है, समान है, तो जो एसआई होगा वो किसके प्रोपोर्शनली होगा, तो आप कहोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के होगा, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा। हम ये कह सकते हैं कि सर हमारा जो एसआई फर्स्ट है, एसआई फर्स्ट और एसआई जो सेकंड है वो किस रेशियो में होगा, तो आप कहोगे सर 5:8 में होगा। जो हमारे पास में दर का रेशियो होगा वही हमारे पास में किसका रेशियो आ जाएगा, अनु एसआई का रेशियो हो जाएगा। क्लियरली समझ में आ गया होगा आप लोगों के, आप लोग समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हमने इस सवाल को सोल्व किया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कोई धनराशि 10% और 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई, तो 10 वर्ष बाद में साधारण ब्याजों का अंतर कितना होगा, 480 रुपए है। तो आपको पूछा है कि वह राशि क्या है, वह राशि क्या है, राशि हो। ये कह रहा है कोई धनराशि 10% से और 13% से दो लोगों को दे दी है, और 10 वर्ष बाद में जब उनसे ब्याज मिला तो उनका जो अंतर आया वो कितना आया, 480। मुझे इतना बताओ, जो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे थे, ध्यान से समझना, हमारे पास में पी रुपए थे, पी रुपए दिए गए वो 13% की दर से दिया गया एक, और कितने साल के लिए दिया गया, 10 वर्ष के लिए। इससे ऐसा ही कितना होगा, तो आप कहोगे सर पी इंटू 10 इंटू ये करोगे तो 130%, कितना होगा, पी इंटू 130। अगर दूसरी बात करें तो प्रिंसिपल वही है, अब की बार ब्याज की दर 10% है और टाइम भी कितना है, 10 वर्ष है। यहाँ से क्या होगा, तो आप कहोगे सर 10 इंटू 100%, ये क्या हो गया, तो आप ये कह सकते हो सर ये 100% होगा, तो आप ये कहोगे सर P इंटू 130% और P इंटू 100%, ये SI। अभी कह रहा है इन दोनों का अंतर है वो कितना है, 480 रुपये। मैं अगर आपको ये कहूँ कि P का 130% माइनस P का 100%, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे सर 400। अब P कॉमन आ गया तो हम कहेंगे 130, 100% गया तो ये क्या बच जाएगा, तो कहोगे सर P का 30% है, वही कितना है, तो आप कहोगे सर 400। जीरो से ही जीरो कट गया, 3 से कट गया कितनी बार, 16 बार। तो P कितना हो जाएगा, तो गुणा करोगे कितना, वज्र गुणन करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आया, 1600। बच्चों ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें ट्रिक से, तब हम कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद में स्पीड से करेंगे तो किस प्रकार से, कितना बताओ, यहाँ पे प्रिंसिपल और टाइम क्या है, आप कहोगे सर ये सेम है या कांस्टेंट है, यही तो कहेंगे। ये बताओ जो एसआई होगा वो सीधा अनुपाती होगा किसके, तो आप ये कह दोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट के होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के। तो हमारे पास में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही उनका एसआई का अनुपात होगा। हमें ये पता चला कि सर दो चीजें कांस्टेंट रह गई, कांस्टेंट रह गई,
हमारे पास में SI फर्स्ट और SI सेकंड का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, तो आपको होगी सर 10% अनुपात 13%। परसेंट से परसेंट कट गया, 10 अनुपात 3 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये कह रहे हैं इन दोनों का अंतर कितना है, 480। दोनों का अंतर कितना हो गया, तो आप ये कह दोगे कि सर 1 साल का, देखो हम ये कह रहे हैं कि 1 साल का कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप ये कह दोगे सर 1 साल का 3% है, और हमें 10 साल की बात कह रहा है, 10 साल का कितना हो जाएगा, तो आप ये कह दोगे सर 30%। क्योंकि ये ब्याज है वो कितने साल का डिफरेंस मांग रहा है, 10 साल का मांग रहा है, तो 1 साल का 3%, तो 10 साल का कितना हो जाएगा, 480। हम ये कह सकते हैं कि 30% की वैल्यू कितनी है, 480। तो हमारे पास में प्रिंसिपल होता है वो कितना परसेंट होता है, 100% होता है, तो गुणा कर दोगे, जीरो से जीरो कट गया, 3 से कट गया, बार 16 बार प्रिंसिपल कितना हो गया, तो आप ये कह दोगे 1600। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1600 रुपए हो जाएगा। ठीक है, हम बात कर सकते हैं इनके बाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करें। कह रहा है कोई धनराशि 4% और 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई, तो 6 वर्ष बाद में साधारण ब्याजों का योग 630 रुपए होगा। तो आपको पूछा है कि बताओ मूलधन क्या है, मूलधन क्या है, आपको पूछा है व्हाट इज प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल, क्या आपको पूछे, मूलधन क्या है आपको ये पूछे। मुझे इतना बताओ, ये क्या कह रहा है, 6 साल बाद में उनका योग कितना हो जाएगा, 630 रुपए कर दी। अब ये कह रहा है प्रिंसिपल 8% की दर से दिया गया, और वही प्रिंसिपल 3% की दर से दिया गया, और वही 6 साल के लिए, और इन दोनों का जो योग है वो कितना है, तो आप कहोगे सर 630। ठीक है, मुझे इतना बताओ, क्या प्रिंसिपल और टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। हम ये कहेंगे प्रिंसिपल और 6 क्या कर लें, इसको सोल्व, या ऐसे लो 6 4 24, तो प्रिंसिपल का 24% प्लस प्रिंसिपल का 18% बराबर कितना हो गया, 80। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 और 24 को जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 42% का कितना परसेंट हुआ, 8 4 12 3 1 4, 42। प्रिंसिपल का 42% है, तो परसेंटेज हटाने के लिए हम बटा में शो कर दें। प्रिंसिपल का 42% है, कितना है, तो आप कहोगे सर, तो अब देखो 6 से कट जाएगा, 6 7 7 से 7 6 42, 7 9, और 15 से कट जाएगा, 15 6 हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1500 रुपए हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। दूसरा देखो, जितना बताओ, अगर मैं SI फर्स्ट और SI सेकंड का जो रेशियो निकालूं वो क्या होगा। देखो यहाँ से प्रिंसिपल है हमारे पास में P, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, और टाइम कितना है, 6 साल। यहाँ से देखिए प्रिंसिपल वो का वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, और टाइम कितना है, 6। अगर मैं आपको कहूँ कि इनका रेशियो निकाले तो 6 से P और 6 P से गया, और ये कितना आया, 4:3, 4% और 3%, 4% और 3% बोल सकते, तो 4 और 3 कितना हो गया, तो आप ये कहोगे सर 7%। प्रिंसिपल के 7% का टोटल कितना है, 630 रुपए। प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। हम ये कह सकते हैं 630 बटा 630 का क्या होगा, इनका रेशियो हो जाएगा 4:3, 630। अब मुझे इतना बताओ, देखो ये 7, ये तो कितने साल का है, तो आप कहोगे सर 6 साल का, तो 1 साल पे, ये तो 1 साल पे आ गए हैं, पे आ गए, यहाँ पे एरर हो गई। देखो 1 साल की बात करें तो यहाँ पे कितना रेशियो हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 6%, 7% हो जाएगा 1 साल। हम कह सकते हैं ये 630 रुपए है, वो कितने साल के हैं, तो ये 6 साल का, 1 साल का, यही हम कह सकते हैं 630 बटा में 6, 7% की वैल्यू है, हमें कितनी वैल्यू चाहिए, 7 से कट जाएगा, 7 9 63, और 6 से कट गया कितनी बार, 15 बार,
ये कितना हो जाएगा? तो आप ये कह दोगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? आप ये कह दोगे सर 1500 रुपए उसका साधारण सॉरी प्रिंसिपल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में देखो एक एक ये कटा तो एक एक साल का आया था। हम ये कह सकते हैं कि एक एक साल के जो इनका एसआई का रेशियो है वो कितना हुआ 4:3। तो ये जो ब्याज है वो कितने साल का है? तो आप कहोगे 6 साल का। इसे भी 1 साल में बदलेंगे तो 6 का भाग दे देंगे हम। 6 का भाग दे देंगे तो 1 साल का ब्याज है। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल ये कह रहा है अब देखो सीधा-सीधा अब समझते हैं। ब्याज की दर में दर 11.5% 10% रह जाने पर व्यक्ति को 55.5 रुपए की हानि हुई है। तो क्या है यानी कि मूलधन क्या है? तो हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब समय का कोई जिक्र नहीं कहा जाए तो जिक्र हमारे पास में समय हमेशा एक रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 11.5। सही है। यहाँ से बात करें प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गई और समय वो का वही है 1 साल। अब ये एसआई फर्स्ट हो गया और ये एसआई सेकंड। इनका रेशियो निकालें तो देखो पी से पी कैंसिल, एक से एक कैंसिल, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, पॉइंट हटाने इधर लगा दो 115 अनुपात कितना हो जाएगा? तो आपको 5 से काट दे 5 से 23 बार और 5 से कहता है कि इनका अंतर है 55.5 रुपए। ये भी 1 साल का ही है, ये भी 1 साल का है और ये भी 1 साल का है, तो इन दोनों का अंतर ले लीजिए। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप ये कह दोगे सर हमारे पास में 55.5 रुपए हो। अब हम ये कह सकते हैं कि 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में 55.5 है। हम क्या कहेंगे सर प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से एक एक साल का हम डिफरेंस निकाल दें डायरेक्ट। तो अगर यहाँ पे देखो ये 11.5% यहाँ देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ छोड़ो। मैं आपको ये कहूँ कि यहाँ का जो एसआई आया वो 11.5% आया। यहाँ से जो एसआई आया वो कितना आया 10%। कितना परसेंट आया 10%। इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 1.5। 1.5% की वैल्यू कितनी है? तो आप कह दो 0.5। हमें 100% की वैल्यू चाहिए प्रिंसिपल के लिए। ये कह सकते हैं सर 55.5 बटा में 1 पॉइंट। तुम्हें क्या आएगा? सही पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 5 से काट दीजिए इसे 3 बार और 5 से काट दें इसे 5 से 1। 3 से काट दें इसे 3 तिया 9 2 बच गया 3 7 21 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 37। कितना हो जाएगा? 3700 रुपए। अब आप देखो दूसरा में इतना पता चला कि सर प्रिंसिपल और टाइम कांस्टेंट है तो एक साल में 11.5% से 10% हो गया तो 1.5% बढ़ गए कम हो गया तो 1.5% कम होने की वजह से कितना हुआ 55.5। तो हम ये कह सकते हैं 1.5% वैल्यू कितनी है 55.5 है। प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 55.5 बटा में 1.5 और गुणा में क्या आएगा 100। तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3700। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3700 रुपए हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोगों को ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो ये कह रहा है किसी साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7 3/4% रह जाने से उसकी वार्षिक आय 61.5% और 61 तक हो गई तो उसकी राशि कितनी? हमें इतना पता चला कि एक साल का 8% से 7 3/4%। यहाँ पे समय का कोई जिक्र नहीं दिया गया। सब जब समय का कोई जिक्र नहीं दिया जाए तो समय क्या मानना है 1 वर्ष मानना। फिर क्या हुआ 8% से 7 चौक 28 और 3 कितना हुआ 31/4%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 61.5। तो 8 4 32 में से 31 गया तो कितना बच जाएगा? तो 1/4% की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 0.5। हमें कितने परसेंट की चाहिए? 100%। सही है। अगर मैं 1/4% को लिख दूं क्या 0.25% वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 61.4। हमें 100% की वैल्यू चाहिए 61.5 बटा में 0.25
गुणा में क्या आ जाएगा 100। देखो इस पॉइंट को हटाने के लिए 0 लगाएंगे यहाँ, सही है, और इस 2 पॉइंट को लगाने हटाने के लिए 2 जीरो लगा देंगे। 0 से ये 0 कट गया, 25 से कट गया कितनी बार ये 40। गुणा कर दें, गुणा करेंगे 0 5 चौक 20, 4 4 और 2 कितना हुआ 6, 4 कितना हुआ 23,600 रुपए। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 23,600 रुपए। इसका क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियरली समझ में आ गया होगा ये प्रकार से हमने सवाल को किया है। आगे देखो, अब ये कह रहा है किसी राशि पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 42 रुपए। तो वह राशि क्या है? मुझे इतना बताओ, यहाँ पे क्या क्या समान है? प्रिंसिपल और हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट समान, ये दोनों समान। इफेक्ट किसकी? ये दोनों क्या है हमारे पास में समान है। अब ये समान है तो जो भी एसआई में इफेक्ट पड़ेगा वो किसकी वजह से पड़ेगा? 3 वर्षों की वजह। अब देखो सीधा सीधा हम समझते हैं, एक सवाल क्या कह रहा है, किसी 7% की वार्षिक दर से 3 साल के लिए जो ब्याज दिया था और 4 सालों के लिए जो ब्याज दिया था, उन दोनों रुपए का अंतर कितना है? 42। मैं ये कहूँ कि 7% टोटल एसआई की बात करें, 7% साल का कितना हुआ? 21% हो गया। कितना हो गया? तो आप ये कह दोगे सर एसआई फर्स्ट है, 21% है, ये तो क्या हो गया? एसआई फर्स्ट हो गया। और 7% इंटू 4 कर दें, ये कितना हुआ? 28 हुआ। और ये क्या हो गया? तो आप ये कह दोगे सर सही है। अभी कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे 7%, यहाँ पे कितना है? 42। 7% की वैल्यू कितनी है? 42 रुपए है। बताओ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 42 का 7 7 कट गया तो कितनी? आप कह दो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 600। प्यारे बच्चों ये जो सवाल है ना, सवाल पेन कॉपी वाला सवाल नहीं है। तो बिना पेन कॉपी उठाए चलाओ तो कर सकते हो कि 1 साल का ब्याज 7% दिया तो 3 साल के लिए तो 21% बना, और 7% की दर से 4 साल के लिए कितना बना? 28% बना। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 7% और 7% की वैल्यू कितनी है? तब आप कहोगे सवाल कितना सा होगा? 7 से 21% तो ये हुआ, 7 चौक 28% ये हुआ, तो 7% की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 42। हमें 100% की वैल्यू चाहिए। आप ये कहोगे इसका ही 6 गुना है तो इसका भी 6 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 600 रुपए हो जाएगा। आप लोगों को ये बात क्लियरली समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या है, ये कह रहा है 2 स्रोतों से 1500 रुपए 3 वर्ष पश्चात मिले साधारण ब्याजों में 13.5 रुपए का अंतर है, उनकी ब्याज की दरों में अंतर बताओ। कितना बताओ? यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास में 300 है, 1500 रुपए है, और समय भी हमारे पास में 3 वर्ष है। तो प्रिंसिपल और समय क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। जो भी प्रभाव पड़ेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में एसआई फर्स्ट होगा प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, ये तो एसआई फर्स्ट होगा, और एसआई सेकंड होगा, तो यहाँ P1 R1 और T1 हो जाएगा ना। ये हम इसे R2 इंटू T2 बोल सकते हैं। अब हमारे पास में प्रिंसिपल कितना है? तो आप कहोगे 1500 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, और टाइम कितना है? 3 वर्ष। यहाँ पे प्रिंसिपल वो का वही है 1500 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, ये तो अलग है, और टाइम T2 कितना होगा? वो भी 3। ये बताओ, इससे ये दोनों तो कट ही गए। आप ये कहोगे सर R1 अनुपात R2 है, इन दोनों का जो डिफरेंस आया, दोनों का जो अंतर आया, अंतर कितना है? तो आप कहोगे सर ये जो ब्याज है वो कितने साल का है? तो आप ये कह दोगे सर 3 वर्ष। और मुझे इतना बताओ, ये कट पीट के जो अंतर आया वो कितने साल का आएगा? तो आप कह दो 1 साल। 1 साल का जो ब्याज अंतर होगा 13.5 में किसका भाग दे दोगे? तो आप कहोगे 3 चौक 12, 3.5 15, तो कितना हुआ? 4.5 रुपए हो जाएगा। 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस हुआ 4.5 रुपए, ये किस पे लगता है? तो आप कहोगे सर 1500 पे। 4.5 रुपए है वो किस पे लग रहे हैं? 1500 पे। ब्याज की दरों के लिए गुणा में 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
15 से काट दें तो 15 3 45.3%। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? आप ये कह दोगे सर 0.3% यानी कि 0.3% क्या होगा? अंतर होगा और यही क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर होगा। क्या होगा? 0.3% इसका क्या होगा? आंसर। लोगों को ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब देखो थोड़ा-सा स्पीड से और कैसे करें, तो यहाँ देखते हैं ना, सही है। तो मुझे इतना बताओ ये जो 13.5 रुपए वो कितने साल का ब्याज है? 3 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे 13.5 बटा 3। ये जो 13.5 रुपए ये 1 साल का ब्याज है वो किस पे लग रहा है? तो आप कहोगे 50 और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ये अंतर ही तो है, तो हमारे पास जो भी आएगा 100 से गुणा करेंगे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 3 से कट जाएगा ये कितनी बार? 4 पॉइंट। 15 से कट जाएगा कितनी बार? तो आपको पॉइंट डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 0.3% इसका राइट आंसर। क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नहीं है। प्यारे बच्चों, हमने ब्याज की दर में वृद्धि कमी को समझा। अगर हमारे पास में किसी को कांस्टेंट रखना है तो जो इफेक्ट पड़ेगा उसको किस वजह से इफेक्ट पड़ेगा उसको समझने की कोशिश की है। आप लोगों को मैंने अपनी बेस्ट पढ़ाया है। आप लोग कोशिश करना हर एक चीज को वापस सीखने की। एक बार में नहीं समझ में आया तो इसे बार बार देखना और ताकि आपके कॉन्सेप्ट बाकी के पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक है विदा, थैंक यू फॉर लर्निंग।